हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम फिजिक्स के चैप्टर स्थिर बल के या कूलाम के नियम की बात कर रहे थे। और बच्चों, अभी तक हम कूलाम के नियम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और एप्सिलॉन जीरो की विमा की बात कर चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूपण। सदिश स्वरूपण क्या होता है बच्चों? कि वही कूलाम का नियम ही पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या होगा, आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूपण या सदिश स्वरूप भी, सदिश रूप डायरेक्ट लिख लो। सदिश यानी कि आपका वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसको? कूलाम के नियम को। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि एक कार्तीय तल है। कार्तीय तल आप जानते होंगे, एक्स वाई वाला, ठीक है। मान लो एक्स वाई और जेड वाला भी है। ये मूल बिंदु का आपका क्या है? वो है। हम मान लेते हैं कि एक आपका निकाय है जो कि क्या है? एक्स वाई ओ, ठीक है। एक्स वाई ओ एक हो गया आपका, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि इस निकाय में आपके अनेक नहीं, सिर्फ पहले दो को लेके समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अनेक इसके बाद वाला करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसमें दो आवेश उपस्थित है। एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आपका क्या है? Q2 है। मान लेते हैं कि निकाय के मूल बिंदु से जो Q1 आवेश है, ठीक है, क्या मान लेते हैं? जो Q1 आवेश है इसकी दूरी R1 है और यहां से यहां तक की दूरी ये दोनों, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु O से Q2 तक की दूरी जो है वो क्या है? R2 है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि ये वाली, ये आपकी क्या है? सिर्फ R है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए हमने बात किया था कि यहां पर जब भी आपका आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा वो आपके दो आवेशों के मध्य लगेगा, यानी कि इनके, ठीक है। अब यह प्रबलता से प्रतिकर्षित करेगा, कौन सा अधिक से करेगा। तो यहाँ पर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं दोनों प्लस आवेश हैं और इसकी वजह से बल इस पर लगेगा, क्योंकि देखो प्लस आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके वजह से इस पर एक बल लगेगा। हम मान ले रहे हैं बल क्या है? F1 है या F12 मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसकी वजह से एक बल इस पर लगेगा जिसको हम मान लेते हैं F21 है, ठीक है। इसके कारण इस पर बल लग रहा है तो इसको हमने मान लिया F1 है और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है हम उसको मान लेंगे F21 है, ठीक है। तो चलिए, तो इधर जो बल लग रहा है वो आपका क्या है? F12 है और इधर जो बल लग रहा है वो आपका क्या है? F21 है, ठीक है। हम मान लेंगे कि इस पर, ठीक है, यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रुको, हाँ ठीक, डायरेक्टली कर देते हैं। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपका देखो, अगर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर 21, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे R12 आ जाएगा। इसका 21 आएगा यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का R12 आ जाएगा। अब हम काम कर लेते हैं। देखो, जब भी इस टाइप का डेरिवेशन करने की जरूरत आएगी तो हम वहां पर चीजों को मान के करेंगे। हम मान लेंगे, माना एक निकाय है, निकाय मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम जिसमें बिंदु ए व बी पर क्रमशः आवेश Q1 व Q2 उपस्थित है, या स्थित लिख भी सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर लिया है, इस वाले को हमने क्या मान लिया है? A मान लिया है और इसको B मान लिया है और A वाला क्या है आपका? O है। मूल बिंदु O से मूल बिंदु O से A तक की दूरी R1, ठीक है, तथा
ओ से बी तक की दूरी R2 है एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है। ठीक है, देखिए हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया है कि जिसमें मान लीजिए एक निकाय है जिसमें बिंदु और बी पर एक Q1 और एक Q2 आवेश उपस्थित है। मूल बिंदु O से A तक की दूरी पर दूरी जो है वो क्या है R1 है और O से B तक की दूरी R2 है और दोनों जो आवेश उनके बीच की दूरी क्या है R है। ठीक है, तो यहां पर आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। आवेश आपका देखो Q2 यही है, ठीक है, Q2 ये है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या है आपका F12 है। तो चलो F12 बराबर क्या हो जाएगा, F12। अब यहां पर अगर इसकी बात करें तो हम क्या जानते हैं कूलाम के नियम से, F बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ऐसा जानते हैं। तो यहां पर भी बेहिचक हम वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये एकांक वेक्टर भी है, तो यहाँ पे एकांक वेक्टर आपका आ जाएगा एकांक वेक्टर 21। ठीक है, एकांक वेक्टर 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे R से गुणा कर देते हैं, यहाँ ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी R से क्या कर देंगे गुणा। तो Q1 Q2 बटे में R का क्यूब इंटू में R21 इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक काम करते हैं त्रिभुज के नियम से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के नियम से करते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसमें बात कर लेंगे तो यहां पर देखिए जो यहां से OA दूरी है, OA दूरी ये आपका काम करेगा विकर्ण का, और ये देखो बच्चों ये वाली जो दूरी होगी ये दूरी करेगा लंब की, और ये नीचे वाला जो दूरी है ये काम करेगा आधार का। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका ये OA, ठीक है, OA का स्क्वायर बराबर, या डायरेक्टली OA ही कर लेते हैं, OA का स्क्वायर अगर कर ले कोई दिक्कत नहीं होगी। OA बराबर हो जाएगा OB प्लस AB। ठीक है, OA यहां से यहां तक की दूरी OA कितना है R1 है, या R कर ले R1 है, और यहां से देखो A वाली दूरी यहां से यहां तक दूरी क्या है R2 है, OB दूरी जो है प्लस AB दूरी क्या है AB, A और B ये क्या है R है प्लस R। हम यहां से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, R की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ गया R1 माइनस R2 आ गया। ठीक है, R का मान जो है उसको समीकरण नंबर 1 में रखिए। R का मान कहां रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, R का मान किस में रख देते हैं हम समीकरण 1 में। तो देखिए अगर R का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये चीज हो जाएगी F12 इक्वल टू आपका ये चीज हो जाएगा 1/4 पाई एफएल 0 Q1 Q2 बटे में
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा R2 नहीं, यहाँ पे R3 है, R3 का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए R1 और R2 फिर से आपस में ही कट जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे R का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसके कारण। अब Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल। अब हम क्या निकालेंगे, Q1 आवेश के कारण, यहाँ पे Q2 आवेश के कारण उस पर Q1, तो Q1 के कारण इस पर लगने वाला जो बल है वो आपका क्या है, F21 है। यहाँ पर क्या है आपका, F21 है। तो F21 बराबर देखिए क्या होगा, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या एकांक वेक्टर आएगा वो वेक्टर होगा आपका R21, क्या का आएगा R21। अब इसको भी जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पर भी R से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो ऊपर नीचे। F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का क्यूब इंटू में R21, यहाँ पे हो जाएगा R21 कैसे, कितना हो जाएगा। ठीक है, और जब हम यहां से फिर से त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तो त्रिभुज का नियम जब लगाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर आपका जो R2 है एक विकर्ण का काम करेगा, ये आपका आधार का काम करेगा, और ये आपका लंब का काम करेगा। यानी कि देखिए यहां पर त्रिभुज के नियम से ठीक है, यहां पर देखिए अब ए किसका काम करेगा, विकर्ण का काम करेगा। यानी कि इस ए चीज आपकी हो जाएगी OB बराबर आपका हो जाएगा OA, ठीक है, OA प्लस AB वैल्यू रखते हैं। OB की वैल्यू है आपकी R2 और इसकी भी वैल्यू है आपका R1 प्लस यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, R बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, कितना आ गया। चलिए अब यहां पर इसकी भी वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, ठीक है, R की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर दो में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा R21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, और यहाँ पर देखो वैल्यू यहाँ पर रखें तो फिर से कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं। अब दोनों समीकरण की तुलना कर लो आप यहाँ पर, ठीक है, इस वाले समीकरण का भी, इस समीकरण का भी इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो देखो दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करें तो दोनों समीकरण में सारी वैल्यू सेम है, सबके सब कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या आपका ए आपका सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से जब गुणा करेंगे तो ए वैल्यू जो है ये आपका R माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे। जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो यहां पर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इस चीज को ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, तो देखो यहां पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी F12 इक्वल टू F21। बस फर्क क्या होगा कि यहां पर माइनस करेंगे तभी इसके बराबर ये चीजें आएगा। तो यहां से देखो निष्कर्ष हमारा क्या निकल रहा है, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान होगा, लेकिन किसमें, परिणाम में, और दिशा में क्या होगा, भिन्न होगा। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल
परिणाम में समान परंतु दिशा में भिन्न होगा। आप देखिए ये आपका आ गया कूलाम का नियम, लेकिन किस किस रूप में? आपका सदिश रूप में। देखिए यहां पर ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात करते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल अथवा अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहलाएगा? मान लीजिए कोई निकाय है आपका, ठीक है, निकाय मतलब वही सिस्टम, ठीक है, मान ले रहे हैं कि हमारा कोई एक निकाय है और इस निकाय का एक मूल बिंदु है जो कि O है, और इस निकाय में आपके एक से अधिक आवेश क्या है आपके उपस्थित है। ठीक है, और हम डायरेक्टली देखो Q1 Q2 डॉट डॉट लास्ट में कर देते हैं आपका क्या Qn, बाकी सब छोड़ देते हैं, डायरेक्टली क्या कर देंगे Qn। हम मान रहे हैं कि इतना उपस्थित है, तो अगर हम बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है? देखो इसको पहले बता देते हैं फिर इसको डेरिवेट करते हैं कि यहाँ बहुत सारे आवेशों के मध्य बल कैसे आएगा या कितना आएगा, उसको हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश एक साथ उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो उसी निकाय में उपस्थित आवेश के पर लगने वाले बल के परिणामों के क्या होता है योग के बराबर होता है। यानी कि अलग अलग, मतलब सबका एक साथ नहीं, वो क्या होता है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसके कारण जो बल इस पर लगेगा या इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, अलग अलग वेक्टर परिणामों के योग के क्या होगा आपस में ही बराबर होगा। यानी कि Q1 के पे लगने वाला बल और Q2 पर लगने वाला बल, एक इसके कारण इस पर लगने वाला बल या इसके कारण इस पर लगने वाला बल आपस में क्या होगा बराबर होगा। सिर्फ अंतर क्या होगा दिशा का, किसका अंतर होगा दिशा का। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आवेश होगा तो ऐसा होगा आपका। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो तो निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकाय के अन्य आवेशों पर लगने वाले विभिन्न या अलग अलग बल के बराबर होता है। उसे अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पे इसका हम निकाल लेते हैं। चलिए हम निकालते हैं कि यहां से इसकी जो दूरी है और यहां तक की ये जो अनंत पर रखा आवेश है इसकी भी जो दूरी है वो आपका कितना है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि इसके और डॉट डॉट इसके और साथ में
इसके, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो R12 है इसके कारण, ठीक है। और एक कोई आगे और ले लिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है और इसके कारण इस पर लग रहा है जो कि यहाँ पर Q3 है और ये बल जो है R13 है, ठीक है। और इसके कारण जो यहाँ पर लगेगा, यहाँ की जो दूरी है वो Rn है, ठीक है। चलिए तो ऐसे काम करते हैं कि सबका हम सिर्फ Q1 पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल। अभी जैसे पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे। तो ये चीज आपका हो जाएगा 1/F12 बराबर, ये क्या हो जाएगा F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R1 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। R1 का स्क्वायर समीकरण नंबर 1, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर R12, ठीक है। आपका समीकरण 1 मान लो, ठीक है। Q3 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, ठीक है। जब Q3 के कारण Q1 पर बल निकालेंगे यानी कि इसके कारण इस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा F13 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर R13 रिजल्टेंट वेक्टर R13, ठीक है, जिसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए 2 मान लिया जाए। आप चाहे तो R4 R5 R6 R10 या R25 का भी हम निकाल सकते हैं, बट हम निकाल लेते हैं अनंत पर जो सबसे, तो यहाँ पर हम Qn के कारण निकाल लेंगे, Qn के कारण Q1 पर बल, Q1 के कारण Q1 पर बल। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगा Fn बराबर 1/4πε0 Q1 Qn बटे में Rn का होल स्क्वायर और रिजल्टेंट वेक्टर Rn। समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि निकाय पर लगने वाला संपूर्ण बल F है, निकाय पर लगने वाला बल F है। तो अगर ये सिर्फ F हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी बल होंगे उनका योग इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा F1 या F12 F13 प्लस डॉट डॉट F ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको वेक्टर में लेते हैं सबको, क्योंकि यहाँ पे n कैप r कैप लिया ना, तो यहाँ पे वेक्टर पे सब आ जाएंगे, ठीक है। तो सबकी अगर वैल्यू रखें तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा R12 कैप, फिर प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 बटे में R3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा R13 कैप, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/4πε0 यहाँ पर हो जाएगा Q1 Qn बटे में Rn का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा Rn का कैप। तो अगर पूरे में देखा जाए तो 1/4πε0 कॉमन है सब में, तो F बराबर 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर R2 का स्क्वायर Rn कैप R कैप 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q3 Q1 बटे में R का क्यूब का होल स्क्वायर और यहाँ पे R13 का कैप, फिर यहाँ पर ये चीज आ जाएगा Q1 Qn बटे में Rn का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा Rn का कैप। अब ये आपका आ गया बहुल आवेशों के मध्य बल, आपका कितना आ जाएगा F बराबर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।